गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। इसमें आज का हमारा टॉपिक है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। ठीक है, अब डिमांड कर्व स्लोप क्यों होता है इसका? ठीक है, ये मान लीजिए हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्सिस है। डिमांड कर्व स्लोप क्यों होता है? क्योंकि जब हम प्राइस, किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होती है, उसकी डिमांड क्या होती है? घटती है। और जब प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ती है, ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। प्राइस और डिमांड का क्या होता है? अपोजिट रिलेशनशिप होती है। जब प्राइस बढ़ती है डिमांड घटती है, प्राइस घटती है डिमांड बढ़ती है। द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, सो स्लोप इज नेगेटिव। हमेशा डिमांड कर्व क्या होता है? डाउनवर्ड होता है और स्लोप क्या हमारा होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, जो मैंने यहाँ बताया वही चीज़ यहाँ पर, सेम चीज़ यहाँ पर ये चीज़ है। डैट इज स्लोप डाउनवर्ड क्या होता है? चेंज इन प्राइस ऑफ डेल्टा पी, चेंज इन प्राइस, एंड चेंज इन क्वांटिटी डेल्टा क्यू। डेल्टा पी में क्या होता है? चेंज इन प्राइस में क्या होता है? न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। और चेंज इन क्वांटिटी में क्या होता है? न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या देखिए, ये हमने एग्जांपल दिया ग्राफ में। देखिए ये हमारी प्राइस है, 10 है, 8 है, 6 है, 4 है, 0 है। ठीक है, ये डिमांड है, क्वांटिटी है 1 2 3 4 5। ठीक है, 6 मान लीजिए जो भी है। ठीक है, जब प्राइस 8 रुपये थी तो डिमांड हमारी कितनी थी? 2 की डिमांड थी। जैसी प्राइस क्या होगी? 4 होगी, डिमांड हमारी क्या हो गई? बढ़ गई। डिमांड हमारी क्या हो गई? बढ़ गई। ठीक है, अब देखिए फिर दोबारा समझिए, जब प्राइस 8 रुपये थी तो डिमांड कितनी थी? डिमांड, ये डिमांड कर्व है, तो इस पॉइंट देखिए डिमांड कितनी है हमारी? क्वांटिटी कितनी? 2 की क्वांटिटी है। जब हमारी प्राइस 8 थी तो क्वांटिटी 2 थी। जैसे ही प्राइस घट करके कितनी? 4 हुई, तो प्राइस, तो डिमांड कितना होगी? इस डिमांड पर कितना हमारी होगी? क्वांटिटी 4 हो गई। तो जैसे ही प्राइस क्या हो रही? घट रही है, तो क्वांटिटी हमारी क्या हो रही? बढ़ रही है। तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या होगा? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू, क्वांटिटी। तो न्यू प्राइस क्या होगी हमारी? न्यू प्राइस, पहले ओल्ड प्राइस 8 थी, न्यू प्राइस क्या होगी? 4 होगी। तो 4 क्या होगा? न्यू प्राइस माइनस 8 अपॉन न्यू क्वांटिटी कितनी? 4, और ओल्ड क्वांटिटी कितनी है? -2, -2। ठीक है, तो कितना हो गया? -2। ठीक है, इसमें कितना? -4 आएगा और यहाँ 2 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे ना 2, -2 आएगा। तो हमारा डिमांड कर्व क्या होगा? निगेटिव, मतलब डाउनवर्ड जा रहा है। इज इट क्लियर? अब स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? देखिए, लॉ ऑफ डिमांड मतलब क्या होता है? डिमांड dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ px। मतलब कह रहा है जब लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अदर थिंग इज कांस्टेंट। हमें सब चीज़ को कांस्टेंट रख करके सिर्फ डिमांड और प्राइस से क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, वही हमारा क्या होगा? लॉ ऑफ डिमांड होगा। ठीक है, अगर देखिए प्राइस इंक्रीज होती है, डिमांड क्या होता है? हमारी कम होती है। और किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस कम होती है, डिमांड क्या होती है? इंक्रीज होती है। और अदर चीज़ को कांस्टेंट रखेंगे तभी हमारा क्या होगा? लॉ ऑफ डिमांड थ्योरी निकल करके आएगी। अजम्पशन हम कर लेते हैं, मान लीजिए कि मनी इनकम ऑफ कंज्यूमर, किसी भी एक कंज्यूमर की जो इनकम है वो क्या है? कांस्टेंट है। प्राइस ऑफ रेटेड गुड्स रिमेन कांस्टेंट। प्राइस ऑफ रेटेड गुड क्या है? वो भी कांस्टेंट हमारा है। ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस रिमेन कांस्टेंट। हमारा प्रेफरेंस न घट रहा बढ़ रहा, कांस्टेंट है। रिलेटेड प्राइस भी क्या घट रहा, न घट रहा न बढ़ रहा प्रेफरेंस हमारा। ठीक है, रिलेटेड प्राइस गुड्स क्या है? दोनों की प्राइस क्या है? कांस्टेंट है। पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट है। तो हमारा शेड्यूल क्या होगा? देखिए डिमांड कर्व का, लॉ ऑफ डिमांड का, जब प्राइस 10 रुपया था तो डिमांड कितनी? 80 की थी। प्राइस 15 हुआ, डिमांड 50 हो गई। प्राइस 20 हुआ, डिमांड हमारा कितना हो गया? 10 हो गया, है ना। प्राइस 20, 15, 10, क्वांटिटी क्या हो रही है? 80, क्वांटिटी 10, 50, 80। जब डिमांड कर्व पर 20 पर था तो हमारा कितना था? फिर 10 का क्वांटिटी थी। फिर प्राइस हमारी कितनी हुई? 15 हो गई। देखिए जब हमारी जब इस पर, देखिए इस पर हमारा कितना था? 10 का था। जब प्राइस हमारी 20 की थी तो क्वांटिटी हमारी कितनी थी? 10 की थी। जब प्राइस घट कितना हुआ? 15 हुआ, तो क्वांटिटी हमारी कितनी हो गई? क्वांटिटी हमारी कितनी हो गई? 50 पे हो गई। और जैसे ही हमारी प्राइस घट के 10 हुई तो क्वांटिटी हमारी कितनी हो गई? 80 हो गई। तो ये हमारा क्या होगा? डिमांड कर्व क्या होगा? डाउनवर्ड हो रहा है। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोप होगी। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, अब नया हमारा टॉपिक है रीज़न फॉर लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड
क्यों इस तरह से होता है, क्यों डाउनवर्ड ही जाता है, रीज़न क्या है, व्हाट द रीज़न बिहाइंड। ठीक है, पहला हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हमने लास्ट चैप्टर जो पढ़ा था डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है कि अगली यूनिट, जितनी भी अगली यूनिट हम कंज्यूम करते हैं उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होता है हमारा, गिरता रहता है। मतलब अगली यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हमेशा लगातार हमारा क्या होता है, घटता रहता है। जब जब यूनिट को हम कंज्यूम करेंगे तब तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होगा, घटेगा। सपोज एग्जांपल तौर देखिए कि मान लीजिए प्राइस 10 रुपया है, हम एक यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो प्राइस हमारा कितना होता है 10 रुपया, और यूटिलिटी कितनी मिलती है हमें 50 की। फिर हम 10 रुपये कंज्यूम करते हैं तो हमारा सेटिस्फेक्शन कितना मिलता है 30 का। तो हमारा मार्जिनल जो यूटिलिटी है वो क्या, यूटिलिटी हमारी घट रही है। फिर 10 किया 15, फिर 10 किया 10, तो यहाँ हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। अब मान लीजिए कि हमने प्राइस फिर घटा दिए 5 रुपया, तो हमारा सेटिस्फेक्शन क्या हो रहा, 20 का मिल रहा है। तो फिर हम कंज्यूम करेंगे, फिर हम 5 की 8 किए, फिर 5 की 5 किए। तो कहने का मकसद ये है कि जैसे जैसे मेरी प्राइस घट रही है, ठीक है, तो हमारा जैसे जैसे हमारी प्राइस क्या है, ये कांस्टेंट यहाँ पर है, तो उससे मिलना सेटिस्फेक्शन क्या घट रहा है। जैसे ही हमारी प्राइस कम हुई तो हमारी क्या होगी, डिमांड यहाँ पे बढ़ने लगी। तो यही चीज़ कह रहा है कि तो इसका डाउन स्लोप क्या होगा, डाउनवर्ड होता है। यही रीज़न है कि लॉ ऑफ डिमांड जो होता है किसके फ़र्क से होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी की वजह से भी होता है। इज इट क्लियर। दूसरा सब्स्टिट्यूट इफेक्ट क्या है कि मान लीजिए कि 2 गुड्स मेरे पास हैं, एक टी है और एक क्या है, कॉफ़ी है। मान लीजिए टी का दाम बढ़ता है, ये टी है, टी की प्राइस अगर इंक्रीज़ होती है तो ऑटोमेटिक क्या होगा, कॉफ़ी की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, और टी की डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्यों, क्योंकि कॉफ़ी का तो प्राइस तो सेम ही है ना, कॉफ़ी का प्राइस तो कांस्टेंट है। तो जैसे ही टी का दाम बढ़ा तो कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि प्राइस तो सेम था, और टी की डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये भी एक कारण है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वजह से क्या लॉ ऑफ डिमांड बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, इनकम। जब किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी, आपकी सैलरी ज़्यादा होगी, तो जाहिर बात है कि आप ज़्यादा खरीदोगे। जैसे आपके फादर की अगर सैलरी 50,000 महीना है, कल को पापा के आपका 80 सैलरी हो जाएगी, तो आप कोई भी डिमांड क्या करोगे, उससे ज़्यादा खरीदोगे। अगर आपकी इनकम कम हो जाएगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। तो इनकम इफेक्ट से भी क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, न्यू कस्टमर। अब न्यू कस्टमर क्या है, जैसे मान ली सपोज कोई एक नया कस्टमर है, वो मार्केट में जाता है, ठीक है, वो क्या खरीदना आता है, आयरन प्रेस खरीदता है फिलिप्स का। तो एक शॉप पे जाता है तो उसको क्या मिलता है, 1300 रुपये लगता है, ठीक है, लगता है उसको महंगा है। तो दूसरी शॉप पे जाता है तो उसका रेट कितना, 1700 होता है। तो देखता है कि मार्केट में वो जाता है तो देखता है कि हर जगह घूमता है, देखता है कि सबसे सस्ता कहाँ पर है, तो किस चीज़ को 1300 जिसमें रहेगा वो चीज़ क्या करे, उसको खरीद लेगा। तो ये भी क्या है, एक लॉ ऑफ डिमांड है। ठीक है, तो जहाँ पे कंज्यूमर को सस्ता सामान मिलेगा वहाँ पर कंज्यूमर क्या होगा, वहाँ पर अपना स्पेंड करेगा। इज इट क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए कुछ एक्सेप्शन हैं, कुछ ऐसे एक्सेप्शन जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे कि गिफिन गुड्स, गिफिन ने थ्योरी दिया था कि स्पेशल काइंड्स ऑफ इंफीरियर गुड्स है, तो जनरली क्या होता है कि उसकी प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ रही है, तो यहाँ पर डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। लॉ ऑफ डिमांड में क्या है, याद रखिएगा कि प्राइस इंक्रीज हो रही है, डिमांड घट रही है, प्राइस डिक्रीज हो रही है, डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये हमेशा यही लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, याद रखी रहिएगा, इजी है। ठीक है, तो गिफिन ने ये कहा था कि कुछ स्पेशल काइंड्स ऑफ गुड्स होते हैं, इन्फीरियर गुड्स होते हैं, घटिया क्वालिटी गुड्स होते हैं, कि अगर उसकी प्राइस इंक्रीज होती है तो वो भी क्या होता है, डिमांड यहाँ बढ़ने लगता है। जैसे कि ज्वार और बाजरा, सेरेलेक्स बच्चों खिलाते जो लोग हैं, अगर वो तो ज्वार बाजरा से बना होता है, तो अगर उसकी प्राइस इंक्रीज हो तो डिमांड भी क्या होती है, इंक्रीज होने लगती है। अब प्राइस घटती है, डिमांड भी क्या होती है, उल्टा मैंने बना दिया, डिमांड भी क्या होती है, घटने लगती है। ठीक है, दूसरा स्टेटस सिंबल गुड्स। स्टेटस सिंबल गुड्स क्या होता है, जो चीज़ स्टेटस शो करती है, जैसे कि आईफोन हो गया, प्लेटिनम हो गया, कुछ गुड्स होते हैं जो स्टेटस सिंबल शो करते हैं, जिसको से लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। आईफोन का दाम बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रही है, तो लोग क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि उसका एक अपना एक स्टेटस है, एक स्टेटस सिंबल है। अगर आईफोन को डिमांड घटने लगेगी तो उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो यहाँ लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा।
नेक्स्ट हमारा क्या है, फियर ऑफ शॉर्टेज गुड। अब देखिए फियर ऑफ शॉर्टेज गुड्स मान लीजिए यहाँ पर, ठीक। जैसे आटा एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, इन ए कोरोना पीरियड, कोरोना चल रहा है और फर्दर लॉकडाउन अगर होगा फ्यूचर में, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आटा का दाम हमारी डिमांड बढ़ रही तो उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। या प्राइस बढ़ रही तो डिमांड भी क्या हो रही, बढ़ रही है। क्यों कि पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, लॉकडाउन होने वाला है, तो प्राइस बढ़ रही, डिमांड भी क्या हो रही, बढ़ रही है। अब प्राइस घट रही, डिमांड भी क्या हो रही, घट रही है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है ये इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब कि अगर नया कस्टमर को ये मार्केट को नहीं जान रहा, सपोज दैट आप दिल्ली चले गए, आपको नहीं पता है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, कस्टमर बाय मोर कमोडिटी एट द हाई प्राइस। कस्टमर क्या ज़्यादा क्या करेगा, खरीदने लगेगा हाई प्राइस पर। जनरली क्या होगा, कंज्यूमर जाएगा सोचेगा अरे तो सस्ता मिल रहा है, लेकिन उसको मार्केट में उसको पता ही नहीं है कि ये चीज़ वाकई बहुत सस्ती मिलती है, और वो क्या करेगा, ज़्यादा क्या करेगा, कमोडिटी को खरीदने लगेगा एट हाई प्राइस पर। कब, जब न्यू मार्केट हो, जहाँ पर कंज्यूमर कोई मार्केट की इंफॉर्मेशन नॉलेज ही ना हो, तो कंज्यूमर क्या होता है, जनरली क्या होता है, वो ज़्यादा क्या होता है, हाई प्राइस के लिए। जैसे जनरली के लोग कहते हैं ना कि तुम इसके बारे में पता ही नहीं कि इतना सस्ता मिलता है, तो मार्केट महंगा लेके चले जाए सामान। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मार्केट में इस पर्टिकुलर कमोडिटी की रेट क्या है, क्योंकि उसको मार्केट में उस बारे में पता ही नहीं है। तो कस्टमर क्या करेगा, ज़्यादा कमोडिटी खरीद लेगा क्या, हाई प्राइस पर। एक ये चीज़ है, तो यहाँ लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, फैशन रिलेटेड गुड्स। अब जैसे मान लीजिए कोई मार्केट में न्यू ड्रेस आया, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही, ठीक है, तो उसकी प्राइस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसकी प्राइस बढ़ रही तो डिमांड भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि फैशन है, क्योंकि ये बहुत ही कम ऐसा मार्केट में ड्रेस, नया ड्रेस आया है, बहुत ही शॉर्टेज ड्रेस है, शादी ब्याह पड़ने वाली इस टाइप का ड्रेस लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जनरली क्या होगा, उसकी प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होने लगेगी, तो डिमांड भी क्या होगी, बढ़ने लगेगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारा क्या है, नेसेसिटी ऑफ लाइफ। अब कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो लाइफ में बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे कि राइस, वीट, पल्स, इसके बगैर इंसान रह ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड में काम नहीं करता है। अगर राइस का दाम बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रही है, जाहिर बात है हमें खरीदना ही पड़ेगा। गेहूं का दाम बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रही, तो हमें खरीदना पड़ेगा, आटा तो खाना ही पड़ेगा। दाल का दाम बढ़ रहा है, पल्स का दाम बढ़ रहा है, डिमांड भी बढ़ रही, जाहिर सी बात है कि मुझे दाल खरीदनी पड़ेगी। तो जो चीज़ नेसेसिटी ऑफ लाइफ होती है, जो ज़रूरत की चीज़ होती हैं, तो उस चीज़ की कमोडिटी क्या होती है, कि प्राइस बढ़ रही तो डिमांड भी बढ़ रही, तो वहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। इज इट क्लियर? लास्ट हमारा क्या है, चेंज इन वेदर। अगर वेदर के हिसाब से भी क्या होता है, वहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। जैसे कि विंटर सीजन आ गया, स्वेटर की डिमांड बढ़ रही तो प्राइस भी क्या हो रही, बढ़ रही। अगर उसकी प्राइस बढ़ रही, डिमांड भी क्या हो रही, बढ़ रही है। अम्ब्रेला, छाता, रेनी सीजन में क्या है, अगर उसकी प्राइस बढ़ रही तो डिमांड बढ़ रही। बारिश खूब हो रही, जाहिर बात है डिमांड है बहुत ज़्यादा, तो प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए फ़िलहाल इतने टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड से कुछ रिलेटेड गुड्स हैं क्या क्या हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे कि प्राइस रिलेटेड गुड्स क्या क्या होते हैं, उसके बारे में पूरा हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही। थैंक यू।